नमस्कार, स्वागत है आपका आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 5 मई और दिन है गुरुवार का। चलते हैं आज के कोट की तरफ। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनिटरी फिनोमेना। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन किसी भी वजह से हुआ हो, ठीक है। गोल्ड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, फ्यूल इन्फ्लेशन है, लेकिन एट द एंड वो आपकी जेब पर ही असर दिखाने वाला है कि कितनी जेब भरी और कितनी खाली। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ मेनी हाइक्स इन रेजिंग द रेपो रेट, आरबीआई रिस्पॉन्स हैज बीन अनएक्सपेक्टेड बट प्रूडेंट। जो आरबीआई ने अभी वेंसडे पर आरबीआई के जो हेड हैं, आरबीआई गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने कहा है कि 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जो रेपो रेट क्या होता है? जो रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है मनी, उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो वो पहले 4% हुआ करता था, 4.40% हो गया है। तो ये एकदम से इतना सडन इंक्रीज क्यों हो गया है? देखो, पहली बात तो ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि लास्ट मंथ ही जो अप्रैल के शुरुआत में ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, जो ये रेपो रेट और सारी चीजें किस प्रकार से गवर्न करना है द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, उसको संभालती है, तो ये पिछले महीने मिली थी और वो 2 महीने बाद वापस मिलने वाली थी। और उस समय एकोमोडेटिव स्टैंस था इनका, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है उसे हम इंक्रीज करेंगे, मतलब बैंक का जो रेपो रेट है, लेंडिंग रेट है, उसे इंक्रीज करेंगे। एकोमोडेटिव मतलब और पैसा इकोनॉमी में पूल होने देंगे, ऐसे आसार थे। तो फिर उन्हें 2 महीने बाद वापस से जून में मिलना था, लेकिन उन्होंने अभी ही मई में मिलकर वापस से स्टैंड अपना चेंज कर लिया और एकदम से प्रूडेंट शार्प इंक्रीज किया है रेपो रेट में। इतना शार्प इंक्रीज एकदम से रेपो रेट में क्यों कर दिया? और जब जरूरत, मतलब जब नहीं होने वाली थी मीटिंग, उस समय एकदम से मीटिंग करके सब क्यों किया, उस बारे में बात की जा रही है। आज के ऑलमोस्ट पूरे न्यूज़पेपर में इसी बारे में चर्चा है, क्योंकि सबसे पहला तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी अप्रैल में हुआ है, पिछले 1 साल से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एटलीस्ट फेब से तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर जिस प्रकार से शशिकांत दास जी ने कहा कि रेजिंग जो फ्यूल प्राइसेस थे उस वजह से अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो भाई फ्यूल प्राइसेस तो जो थे वो फेब्रुअरी से ही बढ़ रहे थे, ठीक है। ऑल्दो ये बात अलग है कि जो डोमेस्टिक प्राइस थे फेब में वो नहीं बढ़े, क्योंकि थैंक्स टू इलेक्शन इन 5 स्टेट्स, राइट। तो इलेक्शन था तो डोमेस्टिक प्राइस जो फ्यूल का था उस टाइम नहीं बढ़ा, लेकिन जो इंटरनेशनल प्राइस थे वो तो तब भी बढ़ रहे थे। फेब में बढ़ रहे थे, मार्च में बढ़ रहे थे, अप्रैल में बढ़ रहे थे, लेकिन अब मई में जाकर अगर हम सोच रहे हैं कि रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, उस समय तो ट्रांजिटरी बोल रहे थे कि ट्रांजिशन फेज है, अभी वापस से कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कर्ब हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर 4 महीने एक जो कंट्री है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 4 महीने लग जा रहे हैं ये सोचने में कि ये ट्रांजिटरी है या एक ये जो इन्फ्लेशन है बढ़ने वाला है आगे, जिसको हमें रोकने की जरूरत है, तो ये एक प्रकार से फेलियर है वहां की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रिजर्व बैंक का, जो सेंट्रल बैंक होती है उसका, ठीक है। तो अब जो एकदम से इतना बड़ा सा हाइक हुआ है, और इनफैक्ट गवर्नर ने और ये भी कहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है इन द हाइक्स, हो सकता है नियर फ्यूचर में और हाइक्स देखने को मिले। तो देखिए, ये जो सौम्यकांति घोष जी जो एडिटर हैं इस एडिटोरियल के, वो कहते हैं कि ठीक है, अभी जो रेपो रेट इंक्रीज हुआ है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तो यही कह रहे थे कि ट्रांजिटरी है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स कर्बिंग द इन्फ्लेशन। देखिए, मैं आपको थोड़ी बेसिक्स बता देती हूँ। आरबीआई जो आरबीआई के अंदर पास जो एक्ट है जिससे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, पहले क्या होता था 2% से 8%, 10% तक भी चल जाता था, इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं था, बस अपने हिसाब से जो गवर्नर है, मैं कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ 2000s की, उस समय क्या होता था कि जो इन्फ्लेशन है वो कर्व करना पहली चीज नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें एक साथ होती थी कि जो ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज करना है, इन्फ्लेशन को भी कर्व करना है,
जो पुअर है उनकी भी सेंटिमेंट ज्यादा हर्ट ना हो, ये भी देखना है, जो रिचेस हैं उनके भी सेंटिमेंट हर्ट ना हो, ये भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो पाती थी और जो रिजर्व बैंक है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती थी। फिर आया एक आरबीआई एक्ट जिसके अंदर जो है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पर रखने की बात कही गई। मतलब इन्फ्लेशन जो है हमेशा 4% पे रहना चाहिए और लीवे दिया गया 2% का ऊपर या नीचे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमेशा आरबीआई को फंक्शन करना होता है। उनका मेन टारगेट होना चाहिए इन्फ्लेशन कर्व करना। क्यों? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री, अगर हम डेवलप्ड कंट्री होते तो हमारा इतना ज्यादा इन्फ्लेशन कर्व करने पर ध्यान नहीं जाता, हमारा ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान जाता। तो जैसे पिछली बार 2 बार जो है 40 और 75% 75 बेसिस पॉइंट कम किया गया था रेपो रेट। अब जो है 40 बेसिस पॉइंट अगर रेपो रेट वापस बढ़ाया गया है तो 75 बेसिस पॉइंट रेपो रेट वापस बढ़ाएंगे, तब जाकर तो वो प्री पैंडेमिक लेवल पर आएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है पैंडेमिक के बाद इतना सारा रेपो रेट कम कर दिया गया था, जिस प्रकार से शशिकांत दास जी ने भी ये बात कही थी कि हमारा जो मेन टारगेट, मेन फोकस है अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है। वो एक चीज जो है वो ये है कि हम ग्रोथ को बूस्ट करें, बाकी सारी चीजें जो है ट्रांजिटरी और अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो है अभी ग्रोथ को बूस्ट करना है। लेकिन ये चीज जो है अब ऑलमोस्ट उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एंड नॉट जस्ट इंडियन सेंट्रल बैंक बट ऑलमोस्ट 15 से 20 कंट्री के सेंट्रल बैंक्स ने फिलहाल रेपो रेट बढ़ाए। इनफैक्ट यूएस फेड जो है उन्होंने भी अभी इसी वेंसडे रेपो रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ाया है। दैट इज पहली बार यूएस फेड ने पिछले 16 साल के अंदर 2 बार जो है कॉन्सेक्यूटिवली रेपो रेट बढ़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट द प्रॉब्लम इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे आपको याद हो तो 15 से 20 दिन पहले ये खबरें भी आई थी कि जो हमारे शेयर मार्केट है उनमें से बहुत ज्यादा पुल आउट हुआ है मनी, और जो शेयर मार्केट है वो सेंसेक्स जो है वो नीचे गिर गया है। क्यों मनी क्यों पुल आउट हुआ था? क्योंकि यूएस फेड जो थी, यूएस फेड ने पैसा पूल इन कर लिया था अपने अंदर, तो जो वहां के इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ से पैसा निकाल रहे थे वापस। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जो इस आर्टिकल में और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मैंने आपको वैसे एक बार बेसिक सारे समझा दिए हैं, और एक्स्ट्रा बस ये लिखा गया है कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। जो रेपो रेट है वो तो बढ़ा दिया, अब क्या होगा? ये रेपो रेट हमने क्यों बढ़ाया है, जो आरबीआई है उन्होंने, ताकि पैसे कम हो जाए इकोनॉमी में, ठीक है। अगर लेंडिंग रेट आरबीआई बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक कम पैसा लेगी। अगर कमर्शियल बैंक ने ज्यादा भी लिया तो लोन किसको बांटेगी? वो उसको भी तो एक्स्ट्रा मनी में, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में लोन बेचना पड़ेगा, तो लोग लोन कम लेंगे, तो फिर इकोनॉमी में पैसा कम होगा, इकोनॉमी में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है अब इनसर्कल करने वाली है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने की है कि ऐसा नहीं होता है कि आज जो है हमने रेपो रेट बढ़ा दिया तो कल से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। इट टेक्स सेवरल वीक्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और जब फेब्रुअरी से ये बात पता थी तो फेब से ही कर देना चाहिए था जो कट है, जो इंक्रीज है रेपो रेट में उसे। लेकिन फेब नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल तक तो कर देते हैं, अब मई में लेकर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट जून के आसपास तक इन्फ्लेशन थोड़ा कम होते दिखने के आसार है। तो ये लिखा था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट है द वर्किंग वुमेन पजल। यहाँ पर नो कंट्री फॉर हर, इसके अंदर लिखा गया है, जो यूएस के अंदर अभी एक जजमेंट आया है, इसके अंदर लिखा है देखो यूएस में 1973 में एक जजमेंट आया था, लैंडमार्क जजमेंट रो वर्सेस वेड का, जिसमें राइट टू अबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अप टू द पॉइंट ऑफ फीटल वायबिलिटी कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था राइट टू अबॉर्शन को। और उसके एवज में अभी वापस से इसी पर डिबेट चल रही है वहां पर, यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर। और उसी के बैकड्रॉप में बताया गया कि किस प्रकार से 2002 में आई गेस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट पास हुआ था, जिसके अंदर
अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कह दिया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, मतलब अबॉर्शन को। लेकिन एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है जिसमें राइट टू टर्मिनेट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज मे बी कॉज बिकॉज ऑफ लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर or some disease, maybe the fetus is suffering from some genetic disease or so, जो वायबल नहीं होता है फिर उस चाइल्ड को रेज करना, ठीक है। तो उन केस में एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो करवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज किसके बैकड्रॉप में आ रही है? उस चीज के बैकड्रॉप में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये जो है हमारे क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 312 ऑफ द आईपीसी, ठीक है। तो ये ऑफेंस है, लेकिन जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है ये एक प्रकार का उसका एक्सेप्शन माना जा सकता है। चलिए, द वर्किंग वुमेन पजल, द एजुकेटेड वुमेन नीड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टे इन द वर्कफोर्स। अभी ये भी न्यूज इन ट्रांजिशन और काफी हाइप न्यूज है कि किस प्रकार से, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से दो रिपोर्ट्स आई है जिसमें बताया गया कि कितना कम इंडियन वर्क फोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन है। ऑलमोस्ट बांग्लादेश और ऐसे हमारे आसपास के छोटे कंट्रीज से भी काफी कम इंडिया के अंदर विमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, स्पेशली आफ्टर द मैरिज, भले ही दे आर हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री और सम प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इसमें बताया गया है, एक सर्वे लिया गया है कि क्यों विमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। तो देखा गया कि अगर जब पहली बात तो उनसे पूछा गया क्या आप काम करना चाहते हैं एटलीस्ट पार्ट टाइम वर्क, द रिस्पॉन्स वाज पॉजिटिव, बट द रीजन व्हाई दे कांट डू इट, बिकॉज फर्स्टली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस का एक कल्चर जो है वो इतना नहीं जम पाता है। क्यों नहीं जम पाता है? क्योंकि मोस्टली कभी नाइट शिफ्ट होती है, एकदम से सडन शिफ्ट हो जाती है, फिर एक 9 to 5 की जॉब नहीं कितनी बार एक्स्ट्रा ओवर टाइम 9 to 7 9 to 8 करना पड़ता है, जिसकी वजह से फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं। तीसरी है किड्स को रेज करते टाइम, कभी उनका स्कूल का एडमिशन का टाइम, कभी कॉलेज एडमिशन का टाइम, टू गिव प्रॉपर टाइम टू द किड्स एंड फैमिली, दे कैन नॉट डू अ फुल टाइम जॉब। तो जो वर्क फोर्स है, जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना अकोमोडेटिव नहीं लग पाता है। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि प्रोडक्टिविटी जो है और जो जीडीपी है उसे बढ़ाने के लिए जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन का बढ़ाया जाए। किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा? ये बढ़ाया जाएगा बाय गिविंग accommodative workplaces, accommodative time and space for women to be a part of growing GDP of this country. Next is the dead have been counted. इसके अंदर विनोद पॉल जो एक मेंबर है नीति आयोग के, वो बताते हैं किस प्रकार से इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कोविड डेथ का वो एक रॉबस्ट मेथोडोलॉजी को फॉलो करके हुआ है। और ये जो बातें चल रही हैं अभी कि कोविड रिलेटेड डेथ की बिल्कुल भी प्रॉपर काउंटिंग नहीं हुई है जब से लैंसेट की स्टडी आई है। लैंसेट एक लीडिंग जर्नल है फॉर मेडिकल साइंस एंड स्टडी पर्पसेस। उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया में जितना कोविड का डेथ रेट बताया उससे ऑलमोस्ट 8 फोल्ड से भी ज्यादा ऊपर है, 8 फोल्ड से भी ज्यादा ऊपर, विच इज एक्सट्रीम। ठीक है, तो उसी को काउंटर करते हुए विनोद पॉल बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर बर्थ और डेथ रेट को काउंट किया जाता है। देखिए, ये तो एक अलग से डेटा बना था जो कोविड डेथ का था, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे नहीं मानना चाहते हैं, जो टोटल बर्थ और टोटल डेथ का जो एक डेटा है इंडिया में हमेशा बनता है, जिसे बनाता है कौन? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? बर्थ और डेथ के 1 महीने बाद तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है उस चीज का। अब वो डेथ किसी भी वजह से हुई हो, और इनफैक्ट 1 महीने के बाद भी करवा सकते हैं, आखिरी में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा 1-2 प्रोसीजर रहती है। और जब ये पूरे साल भर का, ऐसा भी नहीं होता कि 1 महीने का डेटा ऐसे पब्लिश होगा, साल भर का डेटा कलेक्ट हो जाता है, तब उसके भी 1 साल बाद उस डेटा को कोलैबोरेट और फिर पब्लिश किया जाता है। क्यों? ताकि इतने टाइम में अगर जो भी एक्स्ट्राज हो वो भी ऐड किया जा सके और टैली किया जा सके
कहीं पर कोई धांधली तो नहीं हुई है, ठीक है। तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है काफी ज्यादा रॉबस्ट है एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें होती है। फिर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है वो 1 साल बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करके देता है। तो अगर अभी 2020 की बात करें, जो कोविड ईयर था, देखिए 2019 में तो कोविड ईयर था नहीं, मतलब कोविड ईयर था लेकिन इंडिया में नहीं आया था ना, अपने तो 2020 में आया था फर्स्ट वेव। तो 2019 के अगर डेथ की बात करें तो वो थी अप्रोक्सीमेटली अराउंड आई थिंक 60 लाख समथिंग कुछ डेथ थी। एक बार देख लेते हैं, 2021 की 76 लाख डेथ थी, ठीक है। ये 81 लाख डेथ थी 2020 की, सॉरी, और 76 लाख डेथ थी 2019 की। फिर 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में थी ऑलमोस्ट 69 लाख डेथ, ठीक है। तो अगर हम इसको एक प्रकार से कंपाइल करके देखें तो 2020 में अगर 76 थी, 2019 में अगर 76 थी, 2020 में 81 थी, तो जो 5 लाख एक्स्ट्रा डेथ हो रही है ये हम कोविड को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने डेटा दिया है 1.4 लाख के आसपास का। तो कहने का ये मतलब है कि देखो, पहली बात तो जो सारी एक्सेस डेथ है वो जरूरी नहीं है कि कोविड की वजह से हुई हो पिछले साल के कंपैरिजन में, और दूसरी अगर हुई भी है तो 2.5 फोल्ड इंक्रीज या 3 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है जितना डेथ बताया उससे। लेकिन जो जर्नल में लिखा है 8 फोल्ड, ये एग्जैक्टली मतलब आउटराइटली इस चीज को तो खारिज किया ही जा सकता है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अब कैसे ये 5 लाख भी इक्वल एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो उन्होंने फिर 2018 का डेटा देखा कि वो तो 69 लाख ही था, ठीक है। तो ये 69 लाख 2018 का। तो अगर देखा जाए तो 2018 और 19 के अंदर तो कोई कोविड नहीं था ना, तो 69 लाख से 76 लाख पर ये कैसे पहुंच गया? तो फिर वो बताते हैं कि देखो क्या होता है, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है तो डेथ कभी कभी कम होती है, दूसरे बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स भी हो जाते हैं जिस वजह से ये जो ग्राफ है बर्थ और डेथ का ऊपर नीचे अपने आप भी जाता रहता है। तो अगर 2018 में 69, 2019 में 76 लाख डेथ हुई और 2020 में 81 लाख टोटल डेथ हुई है, तो इस हिसाब से ये जो जर्नल है लैंसेट, जिसका ये क्लेम है कि 8 फोल्ड से ज्यादा इंक्रीज हुई है डेथ इंडिया में, ये एकदम से गलत है। और देखा जाए तो इंडिया में 373 पर मिलियन डेथ हुई, जबकि यूएस में 3000 समथिंग पर मिलियन डेथ हुई है, यूके में 2500 पर मिलियन डेथ हुई है। तो हमारा जो डेटा है कोविड डेथ का वो काफी कम है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, विच इज टेलिंग कि किस प्रकार से कोविड 19 ने इंडिया को इम्पैक्ट किया है। कोविड 19 का डेथ काउंट क्या था इंडिया में, ठीक है। तो ये जो लैंसेट का एस्टिमेट है ये तो एकदम गलत है, और इस प्रकार से अपनी जो नीति आयोग की और सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बर्थ और डेथ को काउंट करने की ये एक प्रोसेस है, उसे विनोद राय एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज अनफ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अंदर गौतम भाटिया वापस से, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले से एक केस चल रहा है उमर खालिद वाला यूएपीए का, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की अभी काफी चर्चा हो रही है। 2-4 आर्टिकल हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट से उसका जजमेंट आया, उस पर जजमेंट नहीं, एक्चुअली बेल प्ली पर जजमेंट आया है कि क्या चीजें गलत लगी। तो बहुत ज्यादा इसके प्रति आक्रोश है कि हाई कोर्ट भी, मतलब हाई कोर्ट तो नहीं हो सकता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी तरह काम नहीं कर सकते कि वो आपको ज्ञान दे रहा है कि जो जुमला शब्द है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलना ये गलत है, या फिर अगर आप क्रांतिकारी या फिर इनकलाब शब्द बोलते हो तो ये गलत है। ये शब्द तो ऐसे वाले होते हैं, हमेशा ही हमारे पुराने फ्रीडम स्ट्रगल्स में भगत सिंह और इन सब ने भी यूज किए थे क्रांतिकारी और इनकलाब शब्द, ये तो कुछ गलत शब्द नहीं हो गए। और अगर आप जुमला शब्द प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल देते हो तो आप एक बहुत ही डेरोगेटरी काम कर रहे हो, आपको अपनी लक्ष्मण रेखा में रहकर काम करना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे शब्द हाईकोर्ट यूज कर रहा है तो ये भी एक प्रकार का जुमला ही हो गया। नॉट माई वर्ड्स बट एडिटर्स।
तो ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में गौतम भाटिया कहते हैं कि किस प्रकार से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों की वो कर्ब की जा रही है बाय द गवर्नमेंट दीज डेज, ताकि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है उसको आप जाकर जेल में डाल दो। देखा जाए तो उमर खालिद को भी अराउंड 500 दिन बिना ट्रायल के जेल में रहना पड़ा था, वो भी एक इतने स्ट्रिंजेंट UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं बहुत ही इंडिया की जो एक स्पिरिट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सबको कर्ब करती है। ठीक है, तो मोस्ट सर्टनली कोर्ट का, क्योंकि प्रेरोगेटिव नहीं होता है कि आप लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करो कि आप प्राइम मिनिस्टर को क्या बोल सकते हो या किसी भी पॉलिटिशियन को क्या कह सकते हो और क्या नहीं कह सकते हो। ठीक है, क्रिटिसिज्म इज ओके। और अगर देखा जाए तो उन्हें UAPA में किस लिए अरेस्ट किया गया था, ये बोलकर कि वायलेंट और हेटफुल स्पीच पहुंचा रहे हैं, जबकि जब स्पीच को बाद में सुना गया, अभी जो हाईकोर्ट की हियरिंग आई थी उसमें जब पता चला कि वो तो इनफैक्ट कह रहे थे कि आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, आपको बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होना है। तो जस्ट बिकॉज आपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ और कह दिया, ऐसा जुमला शब्द, ऐसा भी नहीं कि कुछ खराब सा, तो अगर इतनी बड़ी चीजें हो जाती है तो दिस इज सो मच अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी डेरोगेट इवन मोर फर्दर इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। So these were about the articles for the day guys। अगर आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इसी समय पर।